करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। निशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी सप्ताह कार्यक्रम, अधिकारियों से मिले मंत्री गणेश जोशी। 24 से 27 दिसंबर तक चलेगा निशुल्क शिविर। पिथौरागढ़ नशा मुक्ति अभियान को लेकर प्रशासन सख्त। 29 दिसंबर को मैराथन दौड़ का होगा आयोजन। दौड़ में प्रतिभाग के लिए कराएं निशुल्क रजिस्ट्रेशन। मुनिगिरेती में क्रिसमस की रात शराबियों पर पड़ी भारी, 14 शराबी गिरफ्तार। वाहन भी हुए सीज, हजारों रुपए का पुलिस ने लगाया जुर्माना। देहरादून में फ्लैट से पुलिस ने पकड़ी 25 लाख की शराब। फ्लैट निवासी युवक के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। चुनाव की दृष्टि से पुलिस की बड़ी कामयाबी। और ऋषिकेश में नगर निकाय चुनाव में कौन होगा प्रत्याशी, नामों को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार। क्षेत्र में चुनावी चर्चा का शोर गायब। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जो है उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा का किया स्वागत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और राजनीतिक सलाहकार सुरेंद्र पंत ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया अभिनंदन। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली और मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व सैनिकों एवं परिवारजनों के लिए आयोजित निशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी सप्ताह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जांच के लिए पहुंचे पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से भी मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य अधिकारियों से मुलाकात कर उनसे प्रदेश के दूर क्षेत्रों में भी कैंप लगाए जाने का सुझाव दिया ताकि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अधिक लाभ मिल सके। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। शिविर 24 से 27 दिसंबर तक सैन्य अस्पताल में चलेगा, जिसमें पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए अपनी तरह का पहला निःशुल्क मोतियाबिंद जांच और ऑपरेशन भी किया जाएगा। ये शिविर ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा और उनकी विशेषज्ञ टीम अत्याधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी को अत्याधुनिक उपकरणों और आयातित इंट्राऑक्यूलर लेंस के साथ कार्य करेंगे। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली की एक प्रतिष्ठित टीम के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य मोतियाबिंद और अन्य नेत्र रोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रबंधन प्रदान करना रहेगा। नशा मुक्ति अभियान को लेकर पिथौरागढ़ पुलिस 29 दिसंबर को मैराथन दौड़ का आयोजन कर रही है। एसपी रेखा यादव ने सभी लोगों से अभियान में अधिक से अधिक प्रतिभाग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मैराथन दौड़ में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति प्रतिभाग कर सकते हैं। दौड़ में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान ने सक्रिय भागीदारी निभाकर समाज को नशा मुक्ति बनाने में पुलिस का सहयोग करे। उन्होंने बताया कि मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से बचाना और खेलों के प्रति जागरूक करना है। यदि युवा वर्ग खेलों के प्रति जागरूक होगा तो उन्हें खुद ही नशे से नफरत होगी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सार्थक बनाने हेतु जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा मिनी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। यह मैराथन संडे 29 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस मैराथन के माध्यम से जनपद के विभिन्न वर्गों द्वारा से नो टू ड्रग का प्लेज लिया जाएगा। हमें लोगों से अपील की जाएंगी कि इस नशे की कुरीति से किस प्रकार से वे दूर रह सकते हैं। अतः मैं अनुरोध करती हूं कि इस अभियान को सफल बनाए जाने हेतु आप भारी संख्या में इसमें प्रतिभाग करें। मैं इस मुहिम में हमारा साथ दें। चलिए देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुहानाथ नरेंद्र ने ली शपथ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दिलाई शपथ। राजभवन देहरादून में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राष्ट्रपति द्वारा गुहानाथ नरेंद्र को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने पर पढ़ा संबंधित अधिपत्र। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी के सेवानिवृत्त होने के बाद आंध्र प्रदेश से गुहानाथ नरेंद्र बने उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश।
बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुहानाथ नरेंद्र ने शपथ ले ली है। पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई है। राजभवन देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राष्ट्रपति द्वारा गुहानाथ नरेंद्र को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने पर संबंधित अधिपत्र पढ़ा है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी के सेवानिवृत्त होने के बाद आंध्र प्रदेश से गुहानाथ नरेंद्र को उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। I, Guhanathan Narendra, having been appointed Chief Justice of the High Court of Uttarakhand, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती क्षेत्र में पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करना शराबियों को भारी पड़ गया। क्रिसमस की रात पुलिस ने चेकिंग में 14 शराबियों को वाहन चलाते हुए पकड़ा है। फटकार लगाने के बाद पुलिस ने सभी शराबियों को गिरफ्तार कर हवालात की हवा खिलाई और उनके वाहनों को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 4 अन्य वाहन भी पुलिस ने सीज किए हैं। इसके अलावा 15 वाहनों के चालान काट 8,000 का जुर्माना भी वसूला गया। मुनिकीरेती के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि क्रिसमस को सुरक्षित संपन्न करने के लिए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर पूरी रात चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों को गिरफ्तार किया है और उनके वाहनों को कब्जे में लेकर सीज किया। इंस्पेक्टर ने बताया कि न्यू ईयर के मौके पर लाखों पर्यटकों के आने की संभावना बनी है, इसलिए ये चेकिंग अभियान प्रतिदिन चलाया जाएगा, जिससे 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर के जश्न में कोई भी खलल ना पड़े। राजधानी देहरादून के रायपुर थाना पुलिस ने एक फ्लैट में छापेमारी कर 16 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस का दावा है कि नगर निकाय चुनाव की दृष्टि से पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। सीओ अभिनव चौधरी ने बताया कि सटीक गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने राजपुर स्थित एक फ्लैट पर अचानक छापेमारी की। छापेमारी करते ही फ्लैट में रहने वाले युवक के होश उड़ गए। तलाशी लेने पर फ्लैट से पुलिस को 16 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने फ्लैट पर रहने वाले युवक के खिलाफ शराब का अवैध भंडारण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। छापेमारी करने वाली टीम में शामिल राजपुर थाना अध्यक्ष के अलावा अन्य पुलिसकर्मियों को पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बड़ी कामयाबी हासिल करने पर शाबाशी दी। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध नशा तस्करों के मंसूबों पर दून पुलिस ने फेरा पानी। जल्द मुनाफा कमाने का ख्वाब देखने वाले अवैध नशा तस्करों को पुलिस ने दिखाया जेल का रास्ता। अलग अलग थाना क्षेत्रों से नेपाली मूल के दंपति सहित 3 अवैध नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से 2 किलो 34 ग्राम अवैध चरस और 3 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद। तस्कर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और छात्रों को बनाते थे टारगेट। कम दाम में अवैध मादक पदार्थों को खरीदकर महंगे दामों में बेचते थे तस्कर। तो बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक देहरादून से, जहां पर अवैध नशा तस्करों के मंसूबे को दून पुलिस ने पानी फेर दिया है। यहां पर जल्द मुनाफा कमाने का ख्वाब देखने वाले अवैध नशा तस्करों को पुलिस ने जेल का रास्ता दिखा दिया। तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये पकड़ा गया अवैध तस्कर वही है जो यहां पर अवैध तस्करी कर रहा था। अलग अलग थाना क्षेत्रों से नेपाली मूल के दंपति सहित 3 अवैध नशा तस्करों पर यह कार्रवाई की गई है। तस्करों के कब्जे से 2 किलो 34 ग्राम अवैध चरस और 3 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। तस्कर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और छात्रों को अपना टारगेट बनाते थे। कम दाम में अवैध मादक पदार्थों को खरीदकर महंगे दामों में बेचा करते थे।
नगर निकाय चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय पार्टियों ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। प्रत्याशियों के नाम उजागर नहीं होने से चुनाव का प्रचार प्रसार भी शुरू नहीं हुआ है। मतदाता भी प्रत्याशियों के नाम उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रत्याशियों के नामों को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन कयासों पर कब ब्रेक लगेगा ये कह पाना मुश्किल है। राष्ट्रीय पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे दावेदार मंत्री और पार्टी हाईकमान की प्रक्रिया करने में लगे पड़े हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टियों को प्रत्याशियों के चेहरे साफ करने में जितनी देरी होगी, प्रत्याशियों की जीत को लेकर राष्ट्रीय पार्टियों को उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार बैठे दावेदार सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी को तेज कर रहे हैं, लेकिन ऋषिकेश, मुनिकीरेती और स्वर्गाश्रम जोंक क्षेत्र में चुनावी चर्चा का शोर बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा और ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कमल, आपके पास ही आएंगे कि जैसे जैसे चुनावी तारीखें अब नजदीक आ रही है निकाय चुनाव की, लेकिन यहां पर उम्मीदवारों के नाम का सस्पेंस अभी तक लगातार बरकरार है। किसी भी पार्टी ने अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि पार्टियों को यह सोचना चाहिए कि अगर जितनी देरी लगाएंगे उतना नुकसान यहां पर झेलना पड़ सकता है। हाँ संदीप, कहें तो अभी अगर नगर निगम की हम बात करें तो 23 तारीख को यहाँ पर अभी मतदान होना है, और कहें तो आज 23 तारीख को मतदान की बात करें, 23 दिन ये हो गए तो लगभग 7 दिन 6 दिन ये हो गए, तो अभी लगभग हम कहें तो 28 से 29 दिन अभी बचे हुए हैं, और अभी नामांकन भी अभी शुरुआत नहीं हुआ। कल से नामांकन की शुरुआत होगी, तो समय जरूर लग रहा है। कहीं जगह प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी गई है, तो कहें तो कुछ जगह 1-2 जगह कांग्रेस ने कुछ प्रत्याशी घोषणा भी करी है, और कहीं जगह भी मंथन चल रहा है। अभी समय होगा, क्योंकि अगर हम कहें तो ये अंतिम समय में ही ये सारी चीजें निकल कर यहाँ पर आती हैं। हर पार्टियां मंथन करती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। और सबसे बड़ी बात है कि लाइनें इतनी लंबी लगी हुई है टिकट लेने को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब असमंजस जरूर रहता है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए, उनके लिए भी कैसे टिकट हम एक प्रत्याशी को देंगे, और जो लाइनें हैं वो कई सारे दावेदार हैं। तो ये भी देखना होगा कि कौन सा उपयुक्त कैंडिडेट है जो जिता सकता है, कौन सा फिर ऐसे जो अन्य जो लाइन में लगे हुए हैं उनको संभालना कि वो चुनाव ना लड़े, एक सहमति बनाना, ये भी एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए कठिन होता है। और ज्यादातर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जिसकी शासन है, सत्ता है, लगभग 2 साल से लगभग 2 बार से यहाँ पर उनकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो लंबी लाइन है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकटों को लगी हुई है, और लगातार लगी हुई है। लोग परिक्रमा कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कई तरह की बातें निकल के आ रही हैं। कहीं जगह धनबल की भी बात सुनाई को दे रही है कि जिसपे होगा, कहीं जगह कुछ आता है, तो कहीं समीकरण यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहें अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय बहुत है। अब यही देखना है कि जब पार्टियां प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी उसके बाद क्या स्थिति होती है, कितने और जो लाइन में लगे हुए हैं वो यहाँ पर नामांकन करते हैं, और नामांकन के बाद कितना उनको बैठाने का के लिए पार्टी के वरिष्ठ लोग उनको सफल होते हैं, और क्या स्थिति बनती है। अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। कुल मिला के कहें कहीं ऐसे स्थान भी है कि जहां चर्चाएं बहुत हैं चुनाव को लेकर, और कहीं ऐसे भी जगह, जब ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पर जो चर्चाएं हैं ना के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सीट है वो आरक्षित हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं एक लोगों को एक दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। वही अब देखना है कि जब चुनाव आता है तो कितना फर्क इन चीजों में पड़ता है और क्या स्थिति बनती है। तो कुल मिला के कहें हमें इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव अभी तो नामांकन शुरू नहीं, जब नामांकन हो जाएंगे उसके बाद नामांकन भरेंगे, फिर नामांकन वापसी की बात हो, कितने प्रत्याशी, कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में रहते हैं अध्यक्ष पद को लेकर,
मेन तो अध्यक्ष पद ही माने जाते हैं, चाहे वो हम कहें तो निगम के मेयर के हैं 11 पद हैं, फिर हम नगर पालिका के अध्यक्षों की बात करें, नगर पंचायत, वार्ड वूड का तो छोटा मोटा होता है, चलता रहता है, लेकिन मेन जो है नगर निगम जो यहाँ पर 11 हैं, उनके अध्यक्षों में क्या स्थिति बनती है, और वही पार्टियों का रहता है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा निगमों में हमारे मेयर जीते, जिससे कहीं ना कहीं एक पार्टी को बहुत बड़ा संदेश जाता है। बिल्कुल कमल, आपके पास आएंगे। दीपक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। दीपक, अगर बात करें ऋषिकेश की तो वहां क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी तक पार्टियों ने प्रत्याशियों के नामों के पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि जब से आरक्षण यहां पर लागू होने की बात चली है, चाहे उसके बाद की बात देख लें हम लोग, लगातार विरोधी सुर ही नजर आ रहे थे, लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही थी, और चर्चा लोगों में चुनाव को लेकर तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं गायब सी दिख रही है। ऐसे में पार्टियों को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, बात अगर हम ऋषिकेश नगर निकाय चुनाव की करें तो यहाँ पर लगातार जो है लोगों के मन में अभी भी असमंजस बना हुआ है कि आखिरकार चुनाव जो है वो किस ओर जा रहा है, क्योंकि अभी कल 27 तारीख से जो है नामांकन पत्रों की जो है बिक्री शुरू होनी है, और ये 30 तारीख तक बिक्री 4 दिन इसके लिए है। लेकिन अभी तक जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो प्रत्याशियों का चयन ही नहीं कर सकी हैं, तो ऐसे में लगातार जो मतदाता हैं उनकी नजर भी जो है राष्ट्रीय पार्टियों पर बनी हुई है कि कब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी और कब उनको अपना डिसीजन लेने का मौका मिलेगा कि आखिरकार में किस प्रत्याशी को चुनेंगे और किसको अपना वोट देंगे। हालांकि जो यहाँ पर पहले जनरल सीट होनी थी उसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अचानक यहाँ पे आरक्षण की जो आरक्षित सीट हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के जो दावेदार थे, जो सामान्य सीट से लड़ना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस समय पे गायब दिखाई दे रहे हैं, और उनके जो समर्थक हैं वो भी खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। और इस समय पर एसपी सीट को लेकर के जो ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जो दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान के जो है वो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मंत्री के चक्कर लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से उनको टिकट मिल जाए और वो इस चुनावी जो रणभूमि है उसमें उतर करके अपनी जो है किस्मत आजमा लें। लेकिन अभी तक ये क्लियर बिल्कुल नहीं हुआ है कि आखिरकार राष्ट्रीय पार्टियां किसको जो है अपनी तरफ से टिकट देंगी और किसको जो है प्रत्याशी घोषित करके उनके लिए जो है काम करेंगी। तो कहा जा सकता है कि जो इस समय पर चुनावी शोर होना चाहिए था वो कहीं पर भी सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा है। लगातार जो चुनाव की स्थिति है वो नजदीक आ रही है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और इस प्रकार से देखा जा रहा है कि अगर जब भी प्रत्याशियों का नाम उजागर होगा उनको बहुत कम समय मिलेगा प्रचार प्रसार के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को जीत हासिल करने के लिए जो मेहनत है वो दुगनी रात चौगनी करके करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि इस समय पर सर्दी का जो है प्रकोप लगातार चल रहा है, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और लगातार दिन जो है वो अभी तक छोटे बने हुए हैं। तो ऐसे में सर्दी के अंदर कार्यकर्ताओं को बाहर निकालना और उनसे मशक्कत करवाना वो कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए भी सिरदर्द है। अभी तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं, असमंजस में हैं कि आखिरकार किसको जो है अधिकृत रूप से जो है प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा जाए जो कि जीत हासिल कर सके, क्योंकि दावों में और हकीकत में बहुत फर्क होती है। टिकट लेने के दौरान जो दावे किए जाते हैं वो कभी कभी धरातल पर सटीक बिल्कुल साबित नहीं होते हैं। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो यहाँ पर इस ठंड में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। हमारी पूरी नजर बनी हुई है कि कब प्रत्याशियों के नामों का यहाँ पर घोषणा होगी और कब जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार के बाद मतदाता जो है अपने प्रत्याशी के लिए यहाँ पर चयन करेंगे कि आखिरकार उन्होंने किसको वोट देना है। अब मतदाता भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो ऋषिकेश की समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए जो प्रत्याशी सामने आएगा क्या वो उन समस्याओं को समाधान करने के लिए पूरी तरह से जी जान से लग पाएगा या नहीं। तो इस पर पूरी हमारी नजर है, जो भी इसमें अपडेट्स आएंगे हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। संदीप। बिल्कुल दीपक, कमल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कमल, एक बार फिर से आपके पास आकर सवाल लेना चाहूंगा। कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है और अभी तक प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बारे में ही पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि पार्टी हाईकमान के बीच में आखिर क्या कुछ चल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, अभी समय है, बहुत जल्दबाजी है। ये प्रत्याशी को जो चयन होता है, मैंने कहा लंबी कतारें हैं, बहुत आपसी सहमति बनाने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया शुरू होगी और मुझे लगता है जहां सहमति बन चुकेगी, जहां कोई लंबी लाइन नहीं नजर आती है, तो वहां प्रत्याशी की जल्दी जो है वो नाम जो वो जल्दी से जारी हो जाएगा, पार्टियां कर देगी। लेकिन जहां मैंने कहा ना अभी भी इसमें समय लगेगा, मैं तो ये कहता हूं
कि जब नगमों के टिकटों में जब से समय लगेगा अध्यक्ष मेयर के लेकर, तो इसमें समय लगता है। पार्टियां अपनी मंथन करती हैं, तैयारियां करती हैं, देखती हैं किसको क्या किसकी स्थिति है, क्या अपना खाली पार्टी के बूते पर ही वो चुनाव लड़ना चाह रहा है कि अपना भी उसका कहीं ना कहीं कोई वर्चस्व है। तो सब चीजों पर मंथन किया जाता है, कई चीज निकलती है। अभी समय बहुत है, कोई ऐसी अभी नहीं, अभी तो नामांकन मैंने कहा प्रक्रिया अभी तो वो भी शुरू नहीं हुई है, तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, समय जरूर लगेगा। और कई बार तो ये होता है कि अंतिम दिन ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है, कई जगह ऐसी जहां कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनती है, ताकि जो विरोध है वो कम से कम हो सके। तो इसी चीज को लेकर पार्टियां लगातार तैयारियों में है, पर समय लगेगा। और मुझे लगता है समय पर ही सब चीजें निकल आएंगी और कहीं ना कहीं जो स्थिति अभी आप लगातार कह रहे हैं कि प्रत्याशियों की नहीं हुई है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जारी हो जाएगी। पर अभी समय बहुत है और ये अंतिम चरणों में ही कई चीजों का फैसला लिया जाता है। बिल्कुल, कमल, मसूरी से धर्मेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अगर बात मसूरी की करें तो वहां किस तरह की राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मसूरी में पहली बारी जो है महिला ओबीसी आरक्षित सीट हुई है और मसूरी के इतिहास में, नगर निगम के इतिहास में पहली बारी ऐसा किसी महिला को जो है अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी सीट आरक्षित की गई है। यहाँ कई लोग मैदान में हैं और लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिक दल हैं वो भी अभी प्रत्याशी को चयन अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि काफी लंबी फहरिस्त जो है प्रत्याशियों की बनाई जा रही है। और साथ ही जो सभासद हैं 13 वार्ड नगर पालिका में है और 13 वार्डों के लिए 13 उम्मीदवार चुने हैं, जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे। उसको लेकर अभी से कोई पूरी तैयारी नहीं हो पाई है, किसी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ आधिकारिक तौर पर। और जो है आज जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी यहाँ आए थे, उन्होंने बैठक की है सभी राजनीतिक दलों की। साथ ही जो है नगर निकाय चुनाव में काफी घमासान निर्वाचन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग कांग्रेस पार्टी है उसमें जो है 9 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की है। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें लगभग 7 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की है। तो ऐसे में जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनमें कहीं ना कहीं अभी जो प्रत्याशी है उसको घोषित करने के लिए अभी समय लगा, क्योंकि कल से जो है कल से नामांकन शुरू है और कल से अभी देखना होगा कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित करती है। और कल से नॉमिनेशन का दौर शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही जो है जब नॉमिनेशन पूरा होगा उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कौन से दल ने अपने कौन से प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। और बात करें नगर पालिका के वार्डों की तो 13 वार्ड है, 13 वार्डों में लगातार घमासान जारी है। कई वार्ड जो है महिला आरक्षित किए गए हैं, कई वार्ड जो है ओबीसी आरक्षित किए गए हैं। तो उसको लेकर भी लगातार तैयारियां जोरों पर हैं और जो प्रशासन है उसकी भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल से जो है नामांकन शुरू होने हैं। आज बैठक भी हुई है सभी राजनीतिक दलों के साथ में, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनके द्वारा बैठक की गई है और सभी को जो है आदर्श जो आचार संहिता है उसका पालन करने के लिए कहा गया है। जो पोस्टर बैनर है या सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर में लगाए, सरकारी संपत्ति है उस पर भी पोस्टर बैनर की कुछ सख्त बनाई है। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, नामों पर तो मंथन चलता ही रहेगा। बात अगर लोगों की करें तो लोगों में क्या कुछ चर्चाएं बनी पड़ी है? बिल्कुल, हर चौक चौराहे में उम्मीदवारों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हर चौक चौराहों में जो है लोग बैठकें कर रहे हैं। बैठकों में सभी एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कौन सा प्रत्याशी अपना घोषित करेगी, कांग्रेस कौन सा अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, निर्दलीय कौन कौन इस समय मैदान में है। लगातार जो है जो पूर्व अध्यक्ष हैं और जो उससे पहले जो अध्यक्ष रहे हैं सबसे राय मशवरा लिया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है निर्दलीय अध्यक्ष थे तो उसके लिए राय मशवरा लिया जा रहा है। उनसे भी जो राजनीतिक दल है जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी उनको अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। साथ ही जो बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस के, भाजपा के, इनको सबको अपने पक्ष में कर रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं वो उनके नाम को आगे बढ़ाएं, उनके नाम को पैनल तक पहुंचाएं और जो है उनका नाम घोषित करें, इसको लेकर भी लगातार कवायद चल रही है। और उसके साथ ही जो है बात करें वार्डों की तो वार्ड जो 13 वार्ड है, 13 वार्डों में भी लगभग 75 से अधिक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या चाहे हो, उनमें 75 लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई महिलाएं सीटें हैं, वहां पर भी काफी लगभग पूरा का पूरा माहौल इस समय चुनाव में हो गया है। लगातार चुनाव की चर्चाएं गली मोहल्लों में देखने को मिल रही है।
जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जो है घरों घरों में जाना शुरू कर दिया है। जो अपने जो वोटर हैं उनको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो हमारे पक्ष में आए। इसको लेकर के लगातार जो संभावित दावेदार हैं लगातार 6 दौड़ में लगे हुए हैं। जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं उन्होंने भी जो सोशल मीडिया हो चाहे उस तरीके का प्रचार हो, सभी प्रचारों में लगे हुए हैं और प्रचार कर रहे हैं, अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दीपक, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।